हेलो बच्चों, कल मैंने टॉर्क को एक्सप्लेन किया था और उसमें वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हुआ था। तो कुछ एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है, और ये सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया गया था। अगर वो आपको नहीं आता होगा तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ एक स्टूडेंट की डिमांड पर आज मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के बाद ही वो टॉपिक मैं आपसे कहूँगा कि दोबारा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज मैं सेकेंड यूनिट का वेक्टर एनालिसिस का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन शायद आप लोग टाइम पर वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत अहम टॉपिक है, ये आगे 12th में भी यूज होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ये देखा जाए एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल की जगह 3 डायमेंशनल है, इसलिए बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझ लीजिए ढंग से। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस आपकी तरफ होगा, किस तरीके से, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस आपकी तरफ होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसी पर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल की बात करें तो अगर कोई वेक्टर ए इस तरीके से एक्ट कर रहा है, वेक्टर ए ये पोजीशन है और वेक्टर बी की पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। एग्जैक्टली देखा जाए तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये स्थिति है, ये पोजीशन है, ये दो वेक्टर्स हैं। अब जब हम ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए दो जब वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे, उसका डायरेक्शन भी होगा, तो एन कैरेट ये आ गया। तो देखा जाए यहाँ पर वेक्टर आर की जो वैल्यू है वो ए क्रॉस बी है। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैरेट, राइट। तो अगर हम देखें तो आर के डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ आर या डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसको एन कैरेट रिप्रेजेंट करेगा, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर एंड its direction is perpendicular to vector A and vector B। A और B के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी है, देखो A के साथ में ये A है अगर, तो ये R हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R तो भी इसके साथ में परपेंडिकुलर है। लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बाहर की तरफ ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो वेक्टर R का जो डायरेक्शन है A और B के परपेंडिकुलर होगा, और A और B मिलकर जो प्लेन बनाएंगे उसके भी परपेंडिकुलर होगा। प्लेन A और B का ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड क्या होगा, ये प्लेन है, या तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा या परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा। इस बात को निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ R की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ आर की अगर हम बात करें तो इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जाता है। राइट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल को समझ लेते हैं। अगर आपने यहाँ राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं तो आर का डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हैं कि आर का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ स्क्रू रखिए और अगर आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना जा रहे हैं तो यहाँ स्क्रू रख के ए से बी की तरफ घुमाइए स्मॉल एंगल पर। तो ए से बी की तरफ जब आप स्मॉल एंगल पर घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ए से बी की तरफ, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू कहाँ आता है? बाहर की तरफ। तो यहाँ जो आर होगा, वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू वेक्टर आर जो होगा यहाँ, ये वेक्टर आर जो होगा उसकी वैल्यू आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर आप बी वेक्टर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो आप बी से ए की तरफ जाएंगे और ऐसे में आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे करके, और जब आप पेज को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। और इनवर्ड का साइन ये होता है, दिस इज द इनवर्ड एंड दिस इज द आउटवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज और पता चली कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा बल्कि माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो इस तरीके से राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एक नई क्वांटिटी मिलती है, वो भी वेक्टर होती है, तो ऐसे में राइट हैंड स्क्रू रूल से उस रिजल्टेंट क्वांटिटी का हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए टॉर्क की, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। टॉर्क की अगर हम बात करें, टॉर्क को हम कैसे निकालेंगे उसको एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अब समझ में आ जाए। अब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दिया, अब आपको शायद टॉर्क भी समझ में आएगा। कल वाला केस ये था कि एक रॉड थी, ये रॉड यहाँ से पाइवोटेड थी, ऐसे ऐसे करके घूम सकती है लाइक दिस, इस तरीके से घूम सकती है ये टॉर्क से, और यहाँ पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया था इस पे, दिस इज अ फोर्स, ये फोर्स एक्सर्ट किया था और ये लाइन ऑफ एक्शन था इसका, ये परपेंडिकुलर था इस पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर था। ये वेक्टर आर था जिसका डायरेक्शन ये था, दिस इज अ वेक्टर आर। ये एंगल थीटा था, ये वेक्टर एफ का डायरेक्शन था, ये एंगल भी थीटा था और ये डी परपेंडिकुलर था। तो कल जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना होगा? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब ऐसे में देखिए, ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर एफ है, तो आर की जब एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आप पेच रख के आर से एफ की तरफ घुमाओगे, तो जब आप पेच ऐसे घुमाओगे तो डायरेक्शन क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में जब आप इस तरीके से पेज को घुमाओगे तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो उस एग्जांपल में जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ऐसे तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, 3D स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पर जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, क्योंकि जब हम किसी पेज को ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो पेज बाहर की तरफ आता, और जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेज अंदर की तरफ जाता है। तो इस जगह पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्या? टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा यहाँ। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज ये आपको समझ में आ गई होगी कि अब किस तरीके से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने एफ क्रॉस आर, कुछ एक स्टूडेंट ने ये भी मिस्टेक करी है, पहले भी करते चले आए, कोई नई बात नहीं है, वो ये सोचते हैं कि टॉर्क को हम वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप इसको टाउ इक्वल्स टू माइनस एफ क्रॉस आर जरूर लिख सकते हैं, माइनस ऐसा जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्रॉस एफ माइनस एफ क्रॉस आर के बराबर होगा। तो ये एक सही आंसर होगा। अब अगर एफ और आर दोनों 3 डायमेंशनल हैं तो हम इसको कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स मेथड होता है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये जरा अच्छे से समझ लीजिए। ये अगर हम इसकी बात करें, अगर वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसे में टॉर्क मैक्सिमम होगा। और एक चीज और है, अगर एफ और आर 3 डायमेंशनल है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसकी बात और कर लेते हैं। मान लीजिए, अब इस पर आगे मैं जो वर्कशीट दूंगा इसी पर बेस्ड होगी। मान लीजिए वेक्टर एफ है, इसकी वैल्यू x1 i कैरेट प्लस y1 j कैरेट प्लस z1 k कैरेट है, और वेक्टर r की वैल्यू x2 i कैरेट प्लस y2 j कैरेट है प्लस z2 k कैरेट है। और ऐसे में आपसे कह रहा है कि वेक्टर r क्रॉस f या टॉर्क फाइंड आउट करिए। तो डिटरमिनेंट नेचर इसका होता है, मैट्रिसेस मेथड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, i लिख लेंगे, यहाँ j और यहाँ k, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये z1। ऐसे ही ये x2 हो जाएगा, ये y2 और ये z2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा i इक्वल्स टू, i का जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो ये आ जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2, ये आ गया। फिर माइनस j कैरेट आता है, फिर इसको हटा देंगे, इसको रीडिंग करेंगे और x1 की z2 से मल्टीप्लाई x1 z2। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, z1 x2, उसके बाद आ जाएगा प्लस k कैरेट, इसको रीडिंग करेंगे x1 y2 माइनस क्या आ जाएगा y1 x2, और इसमें x1 x2 y1 y2 z1 z2 के वैल्यूज प्लेस करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं आगे जो वर्कशीट दूंगा वो टोटली इसी कांसेप्ट पर बेस्ड होगी और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जहां पर प्रॉब्लम आए उनको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।